एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, फीमेल नार्सिसिस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक या गुण होते हैं, इनसे कैसे डील करें। देखिए, आपने रामायण में पढ़ा होगा कि किस तरीके से कैकेयी कोप भवन में चली गई थी और वहां उन्होंने जाकर के मलिन वस्त्र धारण कर लिए और अपनी सारी साज सज्जा का परित्याग कर दिया, अपने सारे आभूषणों का परित्याग कर दिया और काले वस्त्र उन्होंने धारण कर लिए और वो अपनी सैया पर जाकर के लेट गई। उन्होंने सारे राजकाज बंद कर दिए, किसी से मिलना बंद कर दिया और इस तरीके से उन्होंने जितने टैंट्रम्स रेज कर सकती थी उन्होंने उस तरह से टैंट्रम्स रेज किए और इसकी वजह से, उनकी ड्रामेटिक हरकत की वजह से राजा दशरथ दबाव में आ गए। और जब राजा दशरथ उनसे मिलने कोप भवन में पहुंचे तो राजा दशरथ ने उनसे पूछा कि आपकी इस स्थिति का क्या कारण है, आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपको कोप भवन में जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे 2 वरदान चाहिए। पहला वरदान ये कि राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा ये कि भरत को, जो कि मेरा पुत्र है, उसको अयोध्या की राजगद्दी। अब हमारे धर्म के अनुसार ये दोनों चीजें ही मान पाना संभव नहीं था। ये इम्पॉसिबल डिजायर्स थी, इनको फुलफिल करना संभव नहीं है। पहला इसका कारण ये है कि रामचंद्र जी ज्येष्ठ पुत्र थे और भरत कनिष्ठ पुत्र थे, छोटे थे। तो हमारी मनु संहिता, जो कि हमारा संविधान है, मनुस्मृति, वो उस वक्त का हमारा संविधान था और उस संविधान के हिसाब से ज्येष्ठ पुत्र के रहते कनिष्ठ पुत्र को जो है राजा नहीं बनाया जा सकता था। तो ये तो संविधान का उल्लंघन है। दूसरी बात, राजा दशरथ के आराध्य थे भगवान राम और भगवान राम को बहुत ही प्रेम करते थे और उनका ये वात्सल्य युक्त प्रेम जो था, उससे वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि वो रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास देंगे। और इस वजह से वो दोनों ही इच्छाओं को उनकी पूरा नहीं किया जा सकता था। दो इस बारे में उन्हें कोई वरदान नहीं दिया जा सकता था। लेकिन कैकेयी ने ऐसा कोप भवन में ड्रामा किया कि राजा दशरथ को दोनों वरदान देने पड़े और भगवान राम जो है वो 14 वर्ष के वनवास के लिए गए और भरत जी ने खैर उनका खड़ाऊ रख करके शासन किया। यहाँ पे ये जो कोप भवन है ये बड़ा सिंबॉलिक है। फीमेल नार्सिसिस्ट के साथ भी ये कोप भवन एक इम्पॉर्टेंट मेटाफर है। फीमेल नार्सिसिस्ट के साथ ये कोप भवन हमेशा जुड़ा रहता है, वो हमेशा कोप भवन में रहती है। मंथरा ने, ऐसा कहा जाता है कि कैकेयी के माइंड को पॉइजन किया था। तो ये मंथरा भी सिंबॉलिक है। एक्चुअली ये मंथरा नार्सिसिस्टिक फैंटेसी है या नार्सिसिस्टिक सेल्फ इमेज है, जिसको नार्सिसिस्ट अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए अपने ऊपर ओढ़ लेता है। तो मंथरा वही फैंटेसी है जिसको कि कैकेयी ने अपने मन में ओढ़ लिया और इसी की वजह से उनकी रीजनिंग जो है वो इतनी विषाक्त हो गई। जहां तक ये सेल्फ इमेज की बात है, तो ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ये सेल्फ गैसलाइट करते हैं अपने आप को, यानी कि अपनी इस फैंटेसी को जो उन्होंने सेल्फ डिफेंस के चलते तैयार की है, सेल्फ डिफेंस के चलते ओढ़ी है, उसको वो स्वयं ही सच मान लेते हैं। यानी उसके अनरियल होने को स्वयं ही नकार के उसको सच मान लेते हैं। तो ये सारे नार्सिसिस्ट के साथ ये चीज चलती है और फीमेल नार्सिसिस्ट के साथ भी ऐसा ही चलता है। तो कोप भवन में जाने का मतलब क्या है? कोप भवन के में जाने का मतलब है देर तक सोना, चीखना, चिल्लाना, बच्चों को बेवजह मारना, पीटना, घर के जो काम है उन कामों को मन माफिक तरीके से करना कभी ना करना, ये सब कोप भवन में जाने जैसा है। या फिर बाहर एक जो है सोशल सर्किल क्रिएट करना और उस सोशल सर्किल को अपने ही परिवार के लोगों के अगेंस्ट मोबिलाइज करना, उस सोशल सर्किल का इस्तेमाल करना ताकि अपने ही परिवार के लोगों के अगेंस्ट कैंपेन चलाई जा सके, अपने परिवार के लोगों को अपमानित किया जा सके, उनको दबाव में लिया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के अंदर की जो कठिनाई है, जो इमरजेंसीज हैं, उनके प्रति आंख बंद कर लेना, उनके प्रति अंधा होना, उनको कोई रिस्पॉन्ड न करना, ये सब फीमेल नार्सिसिस्ट की मेन क्वालिटीज है। टेंट्रम्स रेज करना और साथ ही साथ
फीमेल नार्सिसिस्ट की कुछ मेन क्वालिटीज में से ये भी है कि वो जो है हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं। कोई भी व्यक्ति कॉम्पिटिटिव होगा अगर उसको अपनी सेल्फ इमेज के झटका लग जाने या सेल्फ इमेज के टूट जाने का हमेशा डर लगा रहेगा, तो कॉम्पिटिटिव हो ही जाएगा, अपने आसपास आने वाले व्यक्तियों के प्रति जेलस हो जाएगा। तो फीमेल नार्सिसिस्ट के अंदर जेलसी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, और अगर किसी के अंदर सिर्फ जेलसी हो तो उसको स्वीकार भी किया जा सकता है। इनके अंदर ना सिर्फ जेलसी होती है बल्कि ये उस जेलसी को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे ऊपर जेलस है, ये सब मुझसे जेलस है। अपनी जेलसी को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करके दूसरे को ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि ये मेरे ऊपर जेलस है। फिर इनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये सब हाईली मटेरियलिस्टिक होते हैं। फीमेल नार्सिसिस्ट अपने ऊपर पैसा खर्च करता है और अपने ऊपर पैसा खर्च करके अपने आप को, उस पैसे को अपने स्टेटस से जोड़ता है और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उससे कंट्रोल करने की कोशिश करता है दूसरे को। फीमेल नार्सिसिस्ट के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपनी फीमेल्स आइडेंटिटी को, अपनी फीमेल राइट्स को और अपनी फीमेल सेक्सुअलिटी को, इन सारी चीजों के ऊपर जो भी समाज प्रोटेक्टिव बातें करता है, उन प्रोटेक्टिव बातों को टॉक्सिक रूप में अपने फायदा निकालने के लिए यूज करता है। फीमेल नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी है आउट ऑफ प्लेस अपने राइट्स की बात करना, आउट ऑफ प्लेस अपनी सेक्सुअलिटी को एडवांटेजियस सिचुएशन में यूज करना, दूसरे को दबाव में लेना, आउट ऑफ प्लेस अपनी आइडेंटिटी के बारे में, फीमेल आइडेंटिटी के बारे में बार बार बात करना कि उसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, उसके राइट्स को कोई ध्यान में नहीं रख रहा है। तो इस तरीके से ये जो है अपनी जो फीमेल राइट्स हैं, फीमेल आइडेंटिटी है, फीमेल सेक्सुअलिटी है, इसको खूब एक्सप्लॉइट करते हैं दूसरे के ऊपर दबाव डालने के लिए, इसका टॉक्सिक इस्तेमाल करते हैं सरल भाषा में अगर कहा जाए। जबकि वास्तव में उनका राइट से कुछ लेना देना नहीं होता, फीमेल सेल्फ आइडेंटिटी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, सेक्सुअलिटी से उसका कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये उसका इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अपने दूसरे के ऊपर दबाव डाल सके, उसके थ्रू दूसरे को एक्सप्लॉइट कर सके। फिर इन सब के अंदर ये होती है कि ये बातें सोशल सर्किल जो क्रिएट करते हैं या परिवार के अंदर ही जो पॉकेट्स क्रिएट करते हैं, उन पॉकेट्स में स्मीयर कैंपेन चलाते हैं टारगेट्स के खिलाफ, उनको नीचा दिखाना, ट्रायंगुलेट करना। ट्रायंगुलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे किसी को मैंने बुलाया, उससे कहा कि उसको ये मत बताना, वो ऐसी बात कह रहा था, इस तरीके का आदमी। उसी को दूसरे को बुलाया, उसको बताया कि ये तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था, ये इस तरीके की चीज कहता है, इस तरीके का आदमी है ये। तो दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया और दोनों के बीच में एक बर्निंग इमोशनल सिचुएशन क्रिएट कर दी, एक ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी और दोनों के रिलेशंस खराब हो गए। या फिर मैंने किसी और व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को लिया और दूसरे व्यक्ति का उदाहरण दे करके इसको पहले वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने लगा और इस तरीके से उसको हीन भावना का शिकार कराने लग गया या उसकी क्वालिटीज को नकारने में दूसरे को यूज करने लग गया, बार बार बताने लग गया कि देखो वो ऐसा करता है, वो इतना अच्छा है, तुम ऐसे बुरे हो। तो इस तरीके से दूसरे के अंदर हीन भावनाओं की ग्रंथि पैदा करने की कोशिश की। तो ये सब जो ट्रायंगुलेट करने की जो मेन टेंडेंसीज हैं, ये सब फीमेल नार्सिसिस्ट के अंदर पाई जाती हैं। तो ये सारे इनके गुण हैं जो कि बहुत ही खतरनाक गुण हैं। और अगर हम साइकोलॉजी की टर्म्स में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली इनके अंदर 3 महत्वपूर्ण गुण हैं जो कि इनके सारे गुण को डीपर लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है इनका, वो ये है ओवर पावरिंग एटीट्यूड। ये ओवर पावरिंग एटीट्यूड क्यों रखते हैं? क्योंकि दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो एक बार फैसला ले लेते हैं उससे कभी पलटते नहीं हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग में जो सेल्फ इमेज बना रखी है, वो सेल्फ इमेज बूस्ट होती है जब ये फैसला बदलते नहीं है, चाहे वो कितना ही गलत फैसला क्यों ना हो, कितना ही अतार्किक फैसला क्यों ना हो, कितना ही परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला फैसला क्यों ना हो, लेकिन ये जो भी फैसला कर लेते हैं उसको बदलते नहीं है। क्योंकि अगर हम फैसला बदल लेंगे, हम एक ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड के साथ रहेंगे, एक ह्यूमन बीइंग की तरीके से बिहेव करेंगे, तो फिर हमारा जो है प्रभाव कम होगा, हमारी सेल्फ इमेज के ऊपर चोट पहुंच सकती है।
तो पहली बात तो हमें ये याद रखनी होगी कि ये ओवर पावरिंग एटीट्यूड रखते हैं। इस ओवर पावरिंग एटीट्यूड में हम एक चीज और जोड़ देना चाहते हैं कि ये जो फैंटेसी अपने दिमाग में अपने बारे में बनाते हैं अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए, जो सेल्फ इमेज अपने दिमाग में अपने बारे में बनाते हैं कि मैं यूनिक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, वो सेल्फ इमेज जो ये अपने दिमाग में बनाते हैं, उस अनरियल सेल्फ इमेज को ये रियल मान लेते हैं, उसको अनरियल नहीं मानते हैं। ये मैनिपुलेशन इनके अंदर नहीं होता कि उस अनरियल को ये अनरियल समझते हुए रियल पेश करें दूसरे को, ये खुद भी उसको रियल मानते हैं। इसे कह सकते हैं सेल्फ गैसलाइटिंग। तो अगर अनरियल इमेज को हमने अब जो बनाई है अपने दिमाग में एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे, उसको हमने खुद ही रियल मान लिया, तो इसका मतलब हम अपनी अनरियलिटी के प्रति ब्लाइंड हो गए। तो इनके उस ओवर पावरिंग एटीट्यूड के पीछे अपनी अनरियलिटी को लेकर के ब्लाइंड होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो पहली चीज इनकी हो गई अपनी पहले क्वालिटी है अपनी ओवर पावरिंग एटीट्यूड को लेकर के दूसरे को कंट्रोल करना और उसके प्रति ब्लाइंड रहना। दूसरी जो इनकी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल क्वालिटी है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस बात का? जब भी आप कभी फीडबैक देंगे कि देखो तुम इस तरीके की अनरियलिस्टिक इमेज रखते हो अपने दिमाग में, अनरियलिस्टिकली अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो कि तुम ऐसे हो, बहुत बड़े हो, तो जब भी तुम इस तरीके की अनरियलिस्टिक इमेज प्रोजेक्ट करोगे दूसरे के सामने और उसकी कभी मतलब आप उनको फीडबैक दें कभी इसके बारे में, तो फीडबैक के ऊपर वो आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि यह क्या आप बोल रहे हैं, और वहीं आप डिफेंसिव हो जाते हैं क्योंकि ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आप क्या बता रहे हैं हमको, हम तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो अच्छे हैं, आप हमको ये क्या बता रहे हैं। तो उसको रैशनलाइज करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं, और अगर आप कोई ब्लेम लगाएं तो उस ब्लेम को दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन आपके द्वारा जो भी फीडबैक इनको दिया जाता है इनकी जीवन के बारे में, उसको फीडबैक को हमेशा रजिस्ट करते हैं, क्योंकि आपके दिए गए फीडबैक को एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ब्लाइंडनेस होती है उसको समझ पाने की या उसको रियलाइज कर पाने की। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये आपके द्वारा जो फीडबैक दिया जाता है, चूंकि ये खुद अपने बारे में ब्लाइंड होते हैं, अपनी सेल्फ इमेजेस के बारे में, अपने एटीट्यूड के बारे में ब्लाइंडनेस इनके अंदर होती है, सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है, इसलिए उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उसको रजिस्ट करते हैं। और मैंने ये चीज देखी है, एक कंसंट्रेशन कैंप था जर्मनी में, ऑस्विट्ज बिरकेनाउ कंसंट्रेशन कैंप, उसमें बहुत जुल्म हुआ जूइश लोगों के ऊपर, और रशियन प्रिजनर ऑफ वॉर जो थे वहां पे उनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ, वहां पर बहुत उन्हें टॉर्चर किया गया, गैस चेम्बर्स में उनको डाल दिया गया, मास एक्सटर्मिनेशन हुए, बहुत सारे लोगों को वहां मारा गया, लाखों लोग मारे गए वहां पे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग मारे गए वहां पे। और वहां का जो जेल स्टाफ था वो ये सब टॉर्चर करता था, वो ये सब मर्डर करता था। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए वहां के ज्यूइश लोगों के साथ क्या हुआ उसको थोड़ा सा हटा दीजिए बैकग्राउंड में, और आप सिर्फ वहां के जेल स्टाफ के बारे में बात करें, उनकी जिंदगी के बारे में बात करें, उनकी पर्सनल लाइफ जेल में कैसी थी उसके बारे में बात करें, तो आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जैसा कि मैं आश्चर्यचकित हुआ जब मैंने उनके जीवन के बारे में पढ़ा। तो मुझे पता चला कि जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पार्टी करते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं, वैसे ही वो लोग भी पार्टी करते थे, वैसे ही वो लोग भी एंजॉय करते थे, वैसे ही वो लोग भी गानों पे नाचते थे, वैसे ही वो लोग भी सेलिब्रेट करते थे, इनोसेंट लोगों के साथ की तरह जीते थे, पिकनिक पे जाते थे, सरल एंजॉयमेंट्स थे उनके, और आपस में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरीके से जीते थे। तो आखिर एक इस तरीके का नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इतना बड़ा हत्यारा कैसे हो गया? इतना बड़ा हत्यारा वो इसलिए हो गया क्योंकि उसकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग थी वो मिलिट्री ट्रेनिंग नार्सिसिस्टिक मिलिट्री ट्रेनिंग थी, रेशियल मिलिट्री ट्रेनिंग नार्सिसिस्टिक हो गई थी, और नार्सिसिस्टिक मिलिट्री ट्रेनिंग होने की वजह से उनको अपने क्राइम दिखाई ही नहीं दिए, वो अपने क्राइम के प्रति ब्लाइंड हो गए, और इस तरीके से वो एक साधारण जिंदगी जीते रहे। और बाद में एक फेमस ट्रायल हुआ था, शायद उसके लिए मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं कि नहीं, ये तो न्यूरेमबर्ग ट्रायल था, ट्रायल कहलाता, न्यूरेमबर्ग ट्रायल शायद उसे कहते थे।
तो न्यूरेमबर्ग ट्रायल में उसके बाद इन लोगों को, इन ऑफिसर्स को बुलाया गया था, तो इनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, इतना हॉरिबल क्राइम आपने कैसे किया। तो ये लोग बोले, कहने लगे क्राइम, कौन सा क्राइम, हम तो अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे, मुझे ऐसे किसी क्राइम के बारे में नहीं पता है, हम तो अपनी सिर्फ मिलिट्री ड्यूटी कर रहे थे, हम तो अपनी सिर्फ पुलिस ड्यूटी कर रहे थे। इसका मतलब अपने क्राइम के प्रति पूरी तरीके से ब्लाइंड थे और उसको ये अपनी ड्यूटी समझ करके कर रहे थे। इनका कोई, इनको ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना जघन्य मर्डर कर रहे हैं, इतना जघन्य अपराध कर रहे हैं, इसके प्रति कोई कॉन्शियसनेस उनके अंदर नहीं थी। तो ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि कोई आदमी जो नार्सिसिस्टिक इमेज अपने दिमाग में बनाता है, सेल्फ इमेजेस रखता है, वो किस तरीके से उसकी अनरियलिटी के प्रति ब्लाइंड हो जाता है, किस तरीके से उसको रियल समझ लेता है, और किस तरीके से जब उसे कोई बताता है कि आप ये गलत सेल्फ इमेजेस रखते हो, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि कैसे ये कह रहे हैं कि मैं कोई इमेज वगैरह रख रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसा ही अच्छा आदमी हूँ, क्योंकि उसने सोच करके रखा हुआ है कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। तो ये फीमेल नार्सिसिस्ट भी ऐसे ही, ये जो है अपनी जो सेल्फ इमेजेस इन्होंने बनाई हुई हैं, उनके प्रति इतना आश्वस्त है उनकी रियलिटी के प्रति कि जब भी आप कोई फीडबैक देते हैं तो उसको तुरंत रजिस्ट करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं, कहते हैं कि ये तो जरूरी है, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, चूंकि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ इसलिए अच्छा व्यक्ति तो ऐसा करेगा, ये जो मैंने किया ये अच्छा व्यक्ति कर रहा है। रैशनलाइज करेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे, कहेंगे हाँ ये मेरी परिस्थिति के अनुसार आवश्यक था इसको करना। ब्लेम शिफ्ट कर देगा, अगर आप कोई ब्लेम कर रहे हैं तो उसको शिफ्ट कर देंगे दूसरे के ऊपर, तो इस तरीके से उसको रजिस्ट करेंगे, मानेंगे ही नहीं। तो ये रेजिस्ट करना दूसरी इनकी बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है। और तीसरी जो क्वालिटी है वो ये है कि इनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। एम्पैथी इम्पेयर्ड है बिल्कुल, एम्पैथी नहीं। एम्पैथी का मतलब दूसरे के दुख दर्द के प्रति ब्लाइंड है। तो ये देखिए, अपनी अनरियलिटी को जो इन्होंने रियलिटी समझ लिया है उसके प्रति ब्लाइंड है, और दूसरे के दुख दर्द के प्रति ब्लाइंड है। तो आपकी कितनी भी कठिन समस्या हो उसके प्रति ब्लाइंड है, आप किसी भी इमरजेंसी के प्रति से गुजर रहे हो, फीमेल नार्सिसिस्ट उसके प्रति ब्लाइंड है, क्योंकि वो उसके अंदर ये एम्पैथी ही नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम को समझ सके। अगर आपका ग्रीन कार्ड है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विदेश में रहने के लिए, उसको फाड़ के फेंक दिया, तो उनकी समझ में ही नहीं आता कि उससे क्या प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, इसके प्रति ब्लाइंड है। ड्राइविंग लाइसेंस फाड़ के फेंक दिया, उसके प्रति ब्लाइंड है गुस्से में। अगर क्योंकि आपकी कौन सी इमरजेंसी, आपके ऑफिस में क्या इमरजेंसी चल रही है, क्या डिफिकल्टीज के फेस से आप गुजर रहे हैं, उसके प्रति कोई ब्लाइंड है, समझ ही नहीं सकते ये। तो जो दूसरे लोगों की जिंदगी में डिफिकल्टीज चल रही होती हैं, उन डिफिकल्टीज के प्रति भी ये लोग ब्लाइंड रहते हैं, यानी इनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। और जब मैं ये कहता हूं कि ये अपने अंदर की अनरियलिटी के प्रति ब्लाइंड है और आपके जीवन की डिफिकल्टीज के प्रति ब्लाइंड है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना कुछ उस तरीके से हुआ जैसे कि आप दो जबड़ों के बीच में जीभ रहती है। पहला जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा क्या बताता है, ऊपर वाला जबड़ा ये बता रहा है कि मैं अपनी अनरियलिटी के प्रति ब्लाइंड हूं, नीचे वाला जबड़ा ये बता रहा है कि मैं आपकी डिफिकल्टीज के प्रति ब्लाइंड हूं। तो जीभ को तो बीच में दबा ही देगा वो, आपकी जीभ जब दब जाती है तो आप बिलबिला जाते हैं। तो आप कैसे बचें, क्या करें आप, आपको अपनी जीभ की क्लोनिंग करनी पड़ेगी, आपको एक क्लोन्ड जीभ रखनी पड़ेगी। दो जीभ रखिए, एक एक्चुअल जीभ और एक क्लोन्ड जीभ। तो जब जबड़े का ज्यादा मन दबाने का करे तो क्लोन्ड जीभ बीच में डालिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम्स मत बताइए उनको। फीमेल नार्सिसिस्ट के सामने अपनी फैब्रिकेटेड समस्याओं को रखिए। जब आप फैब्रिकेटेड समस्याओं को रखेंगे तो उन समस्याओं को लेकर के जब वो आपको ब्लैकमेल करेंगे तो आप एक एटीट्यूड रख पाएंगे, आप एक केयरलेसनेस शो कर पाएंगे। और जब आप एक केयरलेसनेस शो कर पाते हैं तो नार्सिसिस्ट को झटका लगता है और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और अगर आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन को बता देंगे तो क्या करेगा वो, आपको आपकी एक्चुअल सिचुएशन से आप जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उस इंफॉर्मेशन को लेकर के उसे आपके ही अगेंस्ट वेपनाइज कर देगा। तो इसलिए एक्चुअल प्रॉब्लम मत बताइए, आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस मत दीजिए फीमेल नार्सिसिस्ट को, वरना आपके अगेंस्ट भी यूज हो जाएगी। तो आप इन सब चीजों को देखिए कि आप कैसे इस तरीके से क्लोनिंग कर सकते हैं, आप कैसे एक अपने जरूरतों को, बहुत ज्यादा जरूरी चीजों को थोड़ा कंसील कर सकते हैं और कम गैर जरूरी चीजों को इनके सामने प्रोजेक्ट कर सकते हैं जरूरी बता करके, जिससे कि आपकी चीजों को वो मिसयूज ना करें
और आप थोड़ा सा प्रोटेक्टेड लाइफ जी सकें। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक को देखना होगा कि आप कैसे इनके साथ मैनेज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस तरीके के लोगों से डील करते हैं जो कि अपने प्रति पूरी तरीके से ब्लाइंड है, और हम इनको ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि देखो तुमने ये गलती की जिसकी वजह से मुझे ये डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है, तो इस तरीके के लोग पूरी तरीके से आश्चर्य व्यक्त कर देते हैं कि अरे मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरी तो ऐसी कोई गलती है ही नहीं, मैंने तो कोई इस तरीके की मेरी कोई कमी है ही नहीं। आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि क्या आप बता रहे हो? तो आप भी डिफेंसिव हो जाते हैं। आप कहते हैं अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच बोल रहा हूं, और बस वहीं पे आप चोट खा जाते हैं। तो डिफेंसिव नहीं होना है आपको। लेकिन अगर आप एक बार डिफेंसिव हो गए, दो बार डिफेंसिव हो गए तो कोई बात नहीं, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डिफेंसिव हो ही जाएगा ऐसी सिचुएशन में। आप हो गए कोई बात नहीं, लेकिन इनके एटीट्यूड को आप ऑब्जर्व कीजिए और आगे से डिफेंसिव होना बंद कीजिए, क्योंकि आप इनकी रियलिटी को समझ चुके हैं ना। तो आप डिफेंसिव होना जब बंद करेंगे तो फिर आप ये पाएंगे कि नार्सिसिज्म जो है वो एक सिर्फ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, वो एक एनवायरमेंटल डिसऑर्डर भी है। आप अपने घर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अपनी मूर्खता की वजह से, जिसकी वजह से नार्सिसिज्म को फीडिंग मिलती है। आप नार्सिसिज्म को अपने घर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि आप नार्सिसिस्ट को विटामिन्स, मिनरल्स, नार्सिसिस्टिक एंटीऑक्सीडेंट्स इत्यादि प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि नार्सिसिस्ट जो है वो अपने आप को फीड करता है और नार्सिसिस्टिक सप्लाई प्राप्त करता है और ज्यादा वो चीज काम करता है। तो आपको अपने परिवार के अंदर से ये जो अपने घर के अंदर से जो नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट है इसको खत्म करना पड़ेगा। कैसे? जैसा मैंने अभी टेक्निक बताई कि अपनी वास्तविकता को मत बताइए, अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंसील कीजिए, अपनी जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको अनइम्पॉर्टेंट बताइए, जो अनइम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसको इंपॉर्टेंट बताइए, ताकि वो अनइम्पॉर्टेंट चीजों के बीच में ही फंस करके रह जाए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश जब करेंगे तो आप थोड़ा मैनेज कर पाएंगे। ये तो एक छोटी सी बात है जिसको मैंने आपको बताया। मूल चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको इस तरीके के लोगों से डील करने के लिए नॉलेज भी चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो अस्तित्व का स्तर है, यानी जो आपका बीइंग है, उसको भी थोड़ा उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका बीइंग नहीं ऊपर उठा तो सिर्फ नॉलेज काम नहीं करती है। मैंने देखा है कि बहुत सारे वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट, वर्ल्ड फेम के वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे अगर आप पूछिए, पहले वो 1.5 घंटे के लेक्चर में ये बताते हैं कि नार्सिसिज्म क्या होता है, बहुत ही इंट्रिकेटली डिस्कस करते हैं, और सॉल्यूशन वो आखिरी में बस एक लाइन में बताते हैं, और वो सॉल्यूशन ये है रन, रन अवे, भागो भागो। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमें भागना ही है तो फिर इतना 1.5 घंटे का लेक्चर सुनने की क्या जरूरत? हम तो ऐसे भी भाग सकते हैं। भागने के लिए हमको कोई लेक्चर अटेंड करने की जरूरत थोड़ी है, भागने के लिए तो पैर की जरूरत है। तो ये एक लाइन में भागो, ये सॉल्यूशन क्यों देते हैं? एक लाइन में भागने का सॉल्यूशन इसलिए देते हैं क्योंकि अंदर से ये जानते हैं कि इनकी जो नॉलेज है इसको लाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो क्यों लाइफ के ऊपर इनकी नॉलेज को अप्लाई नहीं किया जा सकता? उसका कारण है उसका लेवल ऑफ बीइंग का नीचे होना। देखिए, जब मैं सिस्टम डेवलप कर रहा था, फिलोसॉफिकल सिस्टम में जब डेवलप कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि मैंने सारी नॉलेज ठीक से गेन कर ली, तो मुझे लगा कि नॉलेज गेन करने के बाद तो मेरा जो इमोशंस हैं, वो नेगेटिव इमोशंस, वो तो दूर हो जाएंगे, मेरी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि सिर्फ नॉलेज से चीजें ठीक नहीं होती हैं, हमें अपने लेवल ऑफ बीइंग को भी ऊपर उठाना पड़ता है। अगर हम सरलतम भाषा में आपसे कहें कि ये लेवल ऑफ बीइंग या बीइंग क्या होता है, तो मैं आपसे सरलतम भाषा में ये कहना चाहूंगा कि आपको अपनी शक्ति को भी बढ़ाना पड़ेगा, आंतरिक शक्ति, अंदरूनी शक्ति को भी ऊपर उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने अपनी अंदरूनी शक्ति को ऊपर नहीं उठाया तो आप नॉलेज को अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो याद रखिए, बहुत सारे जो मैंने सिविलाइजेशंस को ऐसा देखा है कि सिविलाइजेशंस ही मिट गए क्योंकि नॉलेज ज्यादा आगे चली गई, बीइंग पीछे छूट गया, या बीइंग बहुत आगे चला गया, नॉलेज पीछे छूट गई। तो नॉलेज और बीइंग दोनों को पैरेलल चलना चाहिए। अगर नॉलेज बहुत आगे चली जाएगी और बीइंग पीछे छूट गया, शक्ति नहीं है अगर,
तो कि नॉलेज को लाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, नॉलेज लाइफ के ऊपर काम ही नहीं कर पाई। और अगर शक्ति बहुत आगे चली गई और नॉलेज नहीं है तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करें। नॉलेज के ज्यादा आगे चले जाने से, नॉलेज जब आगे चली जाती है तो हमको नॉलेज को लाइफ के ऊपर अप्लाई करना ही पॉसिबल नहीं रह जाता। और अगर शक्ति बहुत आगे चली गई, नॉलेज पीछे छूट गई, तो फिर हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम करें क्या। इसलिए नॉलेज और बीइंग दोनों को बराबर चलना चाहिए। नॉलेज और शक्ति दोनों का बराबर से विकास होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो जब मैं कहता हूं कि आपको जाप करना चाहिए, तो मैं क्यों कहता हूं जाप करने के लिए? ताकि आपकी शक्ति बढ़े, क्योंकि जब आपकी शक्ति बढ़ेगी तभी आप टेक्निक्स यूज कर पाएंगे। तो जाप करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जाप करेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, शक्ति जब बढ़ेगी तो सॉल्यूशंस को लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। तो नार्सिसिज्म के बारे में आपको नॉलेज भी गेन करना है और साथ ही साथ आपको अपनी शक्ति को भी बढ़ाना है, लेवल ऑफ बीइंग को ऊंचा करना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है। मैंने ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशंस को मिटते हुए देखा है जिन्होंने अपनी नॉलेज को बहुत आगे बढ़ा लिया, लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, तो उनकी नॉलेज थ्योरेटिकल साबित हुई, वो नष्ट हो गए। या उन्होंने बहुत शक्ति बढ़ा ली लेकिन नॉलेज नहीं है, तो उनकी समझ ही में नहीं आया कि क्या करें और वो मिट गए। स्टैंड स्टिल हो जाएगी अगर प्रोग्रेस आपकी, अगर नॉलेज और बीइंग दोनों पैरेलल नहीं है। तो इसलिए जाप करिए, जाप करने को से अपनी शक्ति को बढ़ाइए। शक्ति जब आएगी तभी भी नॉलेज को आप कन्वर्ट कर पाएंगे लाइफ के सॉल्यूशंस के लिए। वरना आपके पास एक ही सॉल्यूशन रहेगा, भागो, जैसे कि वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। तो भागना नहीं है, मुकाबला करना है। अब मैं जब बोलता हूं लोगों को जाप करो, तो उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, जाप को करते नहीं है, शुरुआत नहीं करते हैं। याद रखिए, जैसे सुबह उठना, अगर आप जल्दी सुबह उठना चाहते हैं तो आप जल्दी सुबह उठने की कोशिश ना कीजिए, रात में आप टाइम से सोने की आदत डालिए। उसी तरीके से अगर आप नार्सिसिस्ट से मुकाबला करना चाहते हैं तो नार्सिसिस्ट की कमियों के ऊपर उतना ज्यादा परेशान ना होइए, आप सिर्फ जाप करके अपनी शक्ति को बढ़ाइए। तो फेस वैल्यू पे हमें ऐसा लगता है कि हमको नार्सिसिस्ट के बारे में जितना हम जानेंगे उतना मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन एक्चुअली आपको जब जाप करके शक्ति पैदा करते हैं तो ही आप इस तरीके के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, टॉक्सिसिटी का जो एनवायरनमेंट है उसको रोकने में मदद करते हैं। इसलिए नार्सिसिज्म पहले एनवायरमेंटल जो फीडिंग उसकी हो रही है वो रुकती है, उसके बाद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी इसका इनफेक्टिव हो जाता है धीरे धीरे, और आप नार्सिसिज्म से मुकाबला कर सकते हैं। तो जाप करने की आदत डालिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है उसको अडॉप्ट कीजिए और इस तरीके से टेक्निक को अप्लाई कीजिए, और तब आप धीरे धीरे नार्सिसिज्म का, फीमेल नार्सिसिस्ट का मुकाबला कर सकेंगे।